आज की ताजा खबर। नमस्कार, हकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं निधीश त्यागी और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो न्यूज़लेटर है, जो टेक्स्ट में आता है और ऑडियो में आता है आपके पास तक। और मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नोडियाल। तो गौरव, आज का क्या हमारे पास खबरें हैं जो जिनकी हम बात करने वाले हैं? मॉर्निंग। आज हम बिहार पे ही सबसे पहले बात करेंगे। बिहार से खबर आई है कि मतदाताओं को पिछले दिनों जो बहुत सारे दस्तावेज मांगे गए थे, ये साबित करना था उन्हें कि वो मतदाता है बिहार के या नहीं। अब उसमें थोड़ी राहत मिली है। बाकायदा अखबार भी छपे हैं कल बिहार में, विज्ञापनों में बताया गया कि अब आपको केवल फॉर्म भर देना है। इसके अलावा दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धर्मशाला में मनाया गया। दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें इस मौके पर याद किया है। रिचर्ड गेरे भी वहां पहुंचे थे, हॉलीवुड के स्टार। तो कल पूरा धर्मशाला से तिब्बतियों के मुद्दे भी कल उछलते रहे इस बहाने से, दलाई लामा के बर्थडे के बहाने। म्यांमार में चिन विद्रोही गुटों के बीच में झड़प हुई है, लेकिन इस झड़प के चलते मिजोरम में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। मिजोरम में मिजो जो कम्युनिटी है उनकी रिश्तेदारी है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। वो आधिकारिक आवास है सीजीआई का, तो वो तय समय सीमा से ज्यादा वक्त वहां पे रह गए। अब उनसे कहा गया कि आप इसे प्लीज खाली कर दें। रॉयटर्स का भारत में ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है फिलहाल, तो अभी वो बंद है। भारत ने 1-1 से टेस्ट सीरीज में बराबरी कर ली है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसमें आकाशदीप दूसरे टेस्ट के हीरो रहे। ऑपरेशन कगार एक झारखंड में चल रहा है, जहां पे वो नक्सल विरोधी अभियान जो सरकार की ओर से चलाया गया, वो वहां पे ऑपरेशन कगार के नाम से चल रहा है। लेकिन अब इसके विरोध में बहुत सारे वहां पे जो संगठन है आदिवासियों के, कामगारों के, वो सड़कों पे आ गए हैं कि भाई आपने इसकी आड़ में दमन और हिंसा कई गुना बढ़ गई है झारखंड में ऑपरेशन कगार की आड़ में। आकार पटेल ने अपना जो कॉलम लिखा है उसमें इस बार उन्होंने भाजपाइयों को या संघ के जो लोग हैं उनको सीधे सीधे एक तरीके से चुनौती दी है कि वो अपना जो मूल एकात्म मानववाद, उनका जो अवधारणा है उनके संविधान में, उसको वो जानते कितना है आखिर। तो इस पे उन्होंने लंबा एक पीस लिखा है। एक गौतम नवलखा और उनकी पार्टनर जो है उनपे भी एक आज हमने एक पीस कैरी किया है। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि भाई जब गौतम नवलखा पे आरोप लगाए गए और पूरी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में उन्हें लाया गया, तो उनकी जिंदगियों में किस तरीके से भूचाल आ गया था, कैसे इस दौरान उन्हें महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी में रहना पड़ा और तमाम उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को बताया है। मैं जब भी बाहर जाती थी कैमरा ऑन हो जाता था, ये तमाम चीजें हैं। एक और जो दुनिया से जो एक मजेदार खबर आई है, जो दुनिया भर में चर्चा भी बटोरी जिसने, वो थी चीन ने यूरोपीय संघ से सीधे कह दिया है कि भैया हम नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस हार जाए। और साथ में इस तरीके की भी चीजें बाहर निकल के आई है कि चीन इस युद्ध को थोड़ा चाहता है कि वो और लंबा खींचे ताकि अमेरिका का ध्यान चीन पे सीधे ना आए इस बीच। इस खबर पे हम आगे चर्चा करेंगे। हाफिज सईद के बेटे तलहा के बहाने पाकिस्तान में बड़ा घमासान मचा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम भारत को हाफिज सईद को सौंपने को तैयार है, लेकिन वो ये बता दे कि वो पाकिस्तान में ही है। इस बात पे वहां की पॉलिटिकल पार्टियां भी सामने आ गई हैं। इमरान खान की पार्टी ने भी बड़ा विरोध किया है इस बात का कि भैया ये बड़ा अजीब सा बयान है, आप अपने देश के नागरिक को दुश्मन देश को सौंपने की बात करें। तो इस पर बड़ा घमासान पाकिस्तान में मचा हुआ है इस बयान के बाद। इजराइल में लगातार नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। इजरायली नागरिक लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं कि गाजा में संघर्ष विराम हो। और अब संकेत मिल रहे हैं, अमेरिका यात्रा पे नेतन्याहू जाने वाले हैं, तो उन्होंने संकेत दिया है कि हाँ, हम गाजा संघर्ष विराम को लेकर मैं ट्रम्प से बातचीत करूंगा। तो आगे गाजा को लेकर मतलब कुछ ठोस निकल के आ सकता है इस महीने या 10 दिन 15 दिन में कि भाई अब ठीक है, अब मत मारो। अब यही होना है वहां। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ आई है, उसमें 70 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी बचाव जारी है, ढूंढे जा रहे हैं लोग कि कहाँ है क्या है। एलोन मस्क ने अमेरिका में पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप का एक बिग ब्यूटीफुल बिल जिसे वो कह रहे हैं, वो पास हुआ
सीनेट से। उसके बाद इस बिल को लेकर इलोन मस्क पहले से चिड़े हुए थे, उन्होंने बयानबाजियां भी दोनों के बीच में हुई। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जिसमें है ईवी का टैक्स क्रेडिट को खत्म करना। $7,500 के आसपास वो टैक्स क्रेडिट मिलता था, वो खत्म किया गया। तो इस बात से एलन मस्क बहुत नाराज हैं और अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी की घोषणा की है। इस पार्टी का नाम होगा अमेरिका पार्टी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। कृष्ण खन्ना पर अशोक वाजपेयी ने लिखा है, कला जगत की सबसे वरिष्ठ और उजली उपस्थिति रहे वो। इस पे हमने एक पीस आज कैरी किया है। साथ में गुरुदत्त की 100वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक पीस है हिंदुस्तान टाइम्स ने कैरी किया है। तो गुरुदत्त वो भी हमने आज चलते चलते मिले। मोटे तौर पे यही आज हमारे पास खबरें हैं। शुरुआत हम बिहार की जो गफलत खत्म हुई है उसे देख रहे हैं जी। गफलत मेरे ख्याल से बिहार की खत्म नहीं हुई, क्योंकि कल एक विज्ञापन आया था जिसमें कहा गया था कि आप आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि कोई डील है, पर बाद में फिर उनको एक सफाई भी आई कि नहीं नहीं नहीं, कोई डील नहीं है, हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ ये कि फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे और शायद डॉक्यूमेंट आप बाद में जमा कर सकते हैं। तो ये एक अभी मेरे ख्याल से भ्रम और जो है इसको बोलते हैं भसड़ मची ही हुई है, और उसको कोई स्पष्टता नहीं आई है। बहुत सारे लोग इस बीच कोर्ट चले गए हैं, इसमें बहुत सारे नागरिक संगठन भी हैं इसमें, और राजनीतिक पार्टियां भी हैं। तो इसमें मैंने देखा कि तेजस्वी यादव भी गए हैं इसमें, महुआ मोइत्रा भी वहां पे गई हैं, तो और पीयूसी जैसे संगठन एडीआर पहले से है वहां पे। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट शायद इसको कुछ अपनी तवज्जो देगा और वहां से कुछ चीजें साफ होती दिखलाई पड़ेंगी कि ये मतदाताओं के लिए कितना मुश्किल है और या फिर कितना नहीं। सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि ये क्या वो इसका इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल बाद में नागरिकता के लिए करेंगे, क्योंकि जब तक वो एक सबसे बड़ा डर है जिसको लेकर विपक्ष का और खासतौर पर वो लोग जो लोग हाशिए पर हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनमें काफी इस बात को लेकर डर है। पर ये जो भ्रम की जो स्थिति है राजेश, जबकि ये अब तो इस महीने ही वो पूरी प्रक्रिया पूरी भी होनी है, और बार बार चुनाव आयोग जो है बहुत ऐसी सफाइयां दे रहा है जो कि बहुत पनीली हैं कि हमारी सबसे बात हो चुकी है, हमें हमारा यही करना है। तो इस तरह का जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका वो साफ साफ जवाब देकर लोगों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे। हाँ, असल में क्या है कि कल जो वहाँ बिहार के अखबारों में बकायदा जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर होता है, माने स्टेट का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बैठता है जहाँ, उसकी तरफ से विज्ञापन छपाया गया, जिससे जो है बड़ा मतलब एक भ्रम पैदा हुआ। वो भ्रम पैदा ये हुआ कि भाई अब मतलब कुछ करना नहीं है, अब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरना जरूरी है और दस्तावेज जमा करने का कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं रहेगी, मतलब आप बाद में भी ईआरओ को जो दे सकते हैं आप, और ईआरओ फिर वो तय कर लेगा, मतलब लोकल लेवल पे जांच करके या पड़ताल करके किसी से पूछ के वो दस्तावेज दे के जो आप जमा कर रहे हैं, तो आपका नाम लेकिन उसमें आ जाना चाहिए। जो प्रारूप मतदाता सूची है उसमें ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आ जाना चाहिए, और बाद में भी आप दस्तावेज दे सकते हैं। तो इससे ये एक मैसेज ये गया, इस पर खबर भी बन गई कि भाई ये तो राहत देती है, मतलब आप ये जो तनाव था या चिंताएं थी वो फिलहाल जो है मतलब उतनी उनकी ग्रेविटी नहीं रही है, गहराई रही नहीं है, ये कम हो गया है मामला और राहत मिल गई है। लेकिन फिर बाद में शाम में होते होते ये खबर आई और उसमें चुनाव आयोग ने क्लियर किया। देखिए, जो विज्ञापन आया था वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से आया था, माने जो स्टेट का जो ऑफिस है इलेक्शन का। फिर इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि नहीं, हम तो वो जो 24 जून का हमारा जो आदेश है, जो ये विशेष गहन पुनरीक्षण करना है, उसी के तहत कार्रवाई प्रक्रिया पूरी चल रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और वो जो दस्तावेज आपसे सीख किए गए मांगे गए हैं वो जमा करने हैं, बस उसमें इतना आपको राहत दी गई है कि आप उसको जैसे 1 जुलाई से वो फॉर्म जमा करना है, शुरुआत है उसकी, 25 जुलाई तक फॉर्म जमा किए जाने हैं,
तो आप 25 जुलाई के बाद भी सितंबर तक जो है उसको जमा कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। और बस ये राहत है, लेकिन आपको वो जमा करने हैं, उसमें कोई छूट नहीं है, वो जो उन्होंने लिस्ट दी है। इसी वजह से लोग जो है, एक तो अच्छा, ये केवल जो महदूद जो है ये बिहार तक सीमित नहीं रहना है, ये पूरे देश में करने वाला है इलेक्शन कमीशन, केवल बिहार नहीं, बिहार के बाद पूरे देश में होगा बारी बारी से। तो इसीलिए जो है लोग अदालत की शरण में गए हैं और उससे ये गुहार कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद फलाना 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 के खिलाफ है, उसकी अवमानना है, जो अधिकार मताधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसकी अवमानना है, और आप जो है कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो अपन ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, सरकार तो देखिए, सरकार का तो रोल ही नहीं है ना, सरकार तो सती सावित्री है, वो तो सती सावित्री खड़ी है, वो ये कह रही है कि भाई ये तो हमारा मामला ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक इकाई है, इंडिपेंडेंट है, वो कर रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार तो एक तरफ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन है वो जो है किया जा रहा है। अब लोग जो है जा रहे हैं कोर्ट के पास जा रहे हैं, और जैसा बताया कि तमाम याचिकाएं वहां डाली गई हैं, और इसका फैसला भी मतलब जल्दी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि वहां वो तो मचा हुआ है, मतलब अफरा-तफरी का माहौल तो है बिहार में, लोग परेशान हैं। सरकार को भी इसमें जाना चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ, क्योंकि चुनाव आयोग जो है, जो सरकार द्वारा प्रदत्त जो हमारे पहचान पत्र होते हैं अलग अलग तरह से, वो उनकी भी अवमानना कर रहा है। सिर्फ लोगों के साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, पर सरकारी जो भी दस्तावेज हैं, चाहे हमारा आधार कार्ड हो या हमारा जो पैन कार्ड हो, हमारे जो बाकी राशन कार्ड हो, हमारे मनरेगा कार्ड हो, उन सबको वो दरअसल मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो बाकी लोग गए, वैसे सरकारी विभागों को भी जाना चाहिए कि ये चुनाव आयोग को ऐसा करने के खिलाफ एक याचिका उनको भी लगानी चाहिए, अगर वो सचमुच अगर इस बात को लेकर गंभीर है कि उनके कार्ड का कोई मतलब है। अगर मैं 15 जगह अपने केवाईसी करवाता हूँ इन दस्तावेजों की बदौलत, तो चुनाव आयोग क्यों मुझे उसको मानने से मना कर रहा है? मेरा सवाल इस बात को लेकर है। और वो उन जन्म प्रमाण पत्रों को लाने की बात क्यों कर रहा है, जो कि शायद वो है ही नहीं। बिहार में तो रजिस्टर काफी खराब है जन्म और मृत्यु का, और जन्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या मैं मौजूद हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण? तो ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब सी हालत है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ भी रहे हैं। और चुनाव आयोग इनको लेकर जो है एकदम से जैसे एक बजाय लोकतांत्रिक तरीके के, बजाय लोगों को उसमें शामिल करने के मतदाता सूची में, ताकि ज्यादा लोग वोट कर सके, वो उस पर कटौती करता हुआ दिखलाई पड़ता है। खासतौर पे महाराष्ट्र की रोशनी में, जहां पर वो मतदाताओं की संख्या एकदम से आश्चर्यजनक तरीके से बिना सबूतों के, बिना उसके बढ़ गई थी, वैसे शायद बिहार में घटने का सवाल है। इसको लेकर बार बार लोगों में भ्रम और एक तरह का डर भी है। इसके आगे चलते हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री इस समय ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील में है, और वो वहां पर ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। पर रात में फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संदेश आया कि भाई, जो भी लोग अमेरिका के खिलाफ कुछ करेंगे जिसमें ब्रिक्स जैसी हरकतें होंगी, तो उन पे मैं टैरिफ और एक्स्ट्रा लगाऊंगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि चीन के साथ टैरिफ की डील हो चुकी है। दूसरी जो खबर हम आगे चलेंगे तो उसमें सीजेआई की खबर है कि जिस मकान में गणेश पूजा करने प्रधानमंत्री गए थे और उसको लेकर खासे सवाल थे, वो मकान अब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को खाली करने के लिए कह दिया गया है कि वो जितना उनको समय मुकम्मल होता है, उसके लिए तय होता है इतना, तो उसको वो उससे ज्यादा वहां पे रुक गए। इस बीच एक और सीजेआई आके चले भी गए, तो ये भी हुआ है इस बीच। हाँ, इसमें जो है ना, ये
महत्वपूर्ण खबर है। और एक सीजीआई साहब मतलब संजीव खन्ना रिटायर हो गए और उनके बाद अब गवई साहब भी आ गए हैं। और जो म्याद थी उसकी, एक तो चंद्रचूड़ साहब जो है 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, 2024 में। और उनको जो सरकारी बंगला आवंटित है, माने सीजीआई को जो होता है, वो उसमें भी टाइम बढ़ा दिया गया उनको। सरकार ने ये उन्होंने खुद ही अपने जवाब में बताया है कि मुझे सरकार ने वैकल्पिक एक मकान आवंटित किया हुआ है, लेकिन उसमें जो है वो रहने लायक था नहीं, उसमें काम चल रहा है। और मतलब जाहिर है कि उनको जो मकान है, आवास है, ये पहले ही तभी आवंटित हुआ होगा, ये समझा जाना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी आवंटित हुआ होगा, ये मतलब समझा जा सकता है इस बात को। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये समझ पाना कि जब अदालतें दुनिया भर के डिमोलिशंस करवाती है और वो नहीं रोकती है, जब लोग बेघर हो जाते हैं और बारिशों में अपने बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, जब ये बाकी दिक्कतें हो रही होती हैं लोगों को अपने घर और अपनी सुरक्षा को लेके, तो उनके बारे में अदालतें जब सोचती हैं तो क्या वैसे ही सोचती जैसे कि वो सीजीआई के बारे में जैसे कि सीजीआई अपने बारे में सोच रहे हैं कि उनको मियाद मिल रही है और उनको आगे बढ़ना है, मतलब उनके लिए तैयार मकान नहीं है इसलिए वो अपना बंगला खाली नहीं करेंगे और ये सब जो है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल हैं, जो इसको बोलते हैं कि जो शुचिता के सवाल हैं, कि आप जो है वो अपने लिए दूसरे मानक रखते हैं जो बजाय आम आदमी के लिए जो है। और ये इसलिए इसको इस रोशनी में देखना चाहिए इसको, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी खबर है। मतलब अगर देखा जाए कि एक आदमी को मकान नहीं मिल रहा है और वो तैयार नहीं है, मतलब मकान तो मिल रहा है, वो तैयार नहीं है, इस बीच कोई भी और वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए नहीं की जा सकती कि वो जो जो मुख्य न्यायाधीश का बंगला खाली नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना असमर्थ, असहाय और परेशान है। खबर छोटी सी जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी खबर। वो खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जब आप बड़े बड़े फैसले करते हैं, सुचिता से जुड़े हुए, है ना, और जो नैतिकता से जुड़े कई फैसले आप बहुत बड़े करते हैं, सुचिता से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, और फिर आप भाई बाजार में तो कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसी चिप मिलती नहीं है कि जिसको आपने अंदर डाला और आप बिल्कुल एकदम नैतिकता के पुतले हो गए। ऐसा तो होता नहीं है। ये तो आपको खुद ही तय करना है ना, आपको भीतर से खुद ही तय करना है कि आपको किस सीमा तक जाना है। तो ये खबर जरूर छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए दूसरे सीजीआई आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मांग की है। किससे की है? स्टेट से, सरकार से, क्योंकि वो मकान तो सरकार का है ना। सरकार से ये कहा है कि भाई इनसे खाली करवाया जाए। वो गुहार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन। तो ये मतलब ये अपने आप में एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि सवाल उसका भी है, कि लज्जा का भी सवाल है ना। मतलब थोड़ा सा एक जिसको स्वाभिमान बोलते हैं कि भाई उस पे चोट हो रही है। वो जो एक पद है ना, उसका अपना एक ऑरा होता है, उसका अपना स्वाभिमान होता है, उसको उस ढंग से बिहेव करना चाहिए। ये एक मैसेज जाता है। इसके अलावा एक हम 2025 में इस समय ये बात कर रहे हैं, और जो है वो अभी भी हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो राजाओं और नवाबों की कितने प्रासंगिक हैं इस समय। तो पटौदी के जो नवाब थे, जो कि क्रिकेटर थे और जिनके नाम पे अभी तक हाल तक वो ट्रॉफी थी जिसमें इंग्लैंड में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो नवाब पटौदी के नाम पे थी। और उनके बेटे जो सैफ हैं, उनको और उनके नाम भोपाल में भी कुछ उनकी वसीयतें वगैरह थी उनको लेकर। तो वो उनको हक नहीं मिल रहा। जो नवाब भोपाल के, जो कि खासे पटौदी तो बहुत बड़ी नवाबी नहीं थी, भोपाल की थी, तो वो अब भोपाल में एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें सैफ और उनका परिवार उसको लेकर लड़ रहा है। पर उसमें अब कोर्ट उसमें वो भी वहां भी एक पेच फंस रहे हैं 2025 में इतने सालों बाद भी, कि किसकी नवाबी की प्रॉपर्टी किसको कहाँ जा रही है। तो राजेश भोपाल में रहते हैं,
तो क्या हो रहा है वहां पे, क्या चल रहा है? नहीं, उसमें अब ताजी खबर यही है कि जो ट्रायल कोर्ट ने उनको उसका वारिस घोषित कर दिया था, तो उससे जो है भोपाल की तमाम हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के वारिस हो गए थे, मतलब मालिक हो गए थे वो। पर अब जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उसने ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको खत्म कर दिया। तो मतलब वो फिर से जो उनको अब आगे लड़ाई कानूनी लड़नी पड़ेगी शर्मिला टैगोर और मतलब सैफ अली खान और उनके परिवार को। और मतलब लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब देखिए कब जो है विलीनीकरण आंदोलन हुआ था, कब रियासतों का विलीन हुई भारत में। तो भोपाल जो रियासत है वो भी तभी, उसका भी विलीनीकरण तभी हुआ था, मतलब करीब आप लगाइए 72-75 साल हो गए हैं। तो तब से मतलब अब चल ही रहा है। रियासत का तो हो गया विलीनीकरण, फिर बाद में परिवार का ये शुरू हो गया। तो पटौदी साहब है नहीं, अब ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इधर आ गई। तो उनकी बहनों का परिवार में भी विवाद है असल में, जो है मंसूर अली खान पटौदी की बहनें हैं, तो आपस में उनमें भी विवाद चल ही रहा है। तो वही ये जो है करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, 15,000 करोड़। तो मतलब अब आगे लड़ना पड़ेगा उनको, ये है कुल मिला के मामला। आज की हरकारा न्यूज़लेटर में एक आकार पटेल का जो कॉलम आता है, वो उसमें उन्होंने जो दीनदयाल उपाध्याय के जो 4 लेक्चर हुए थे बम्बई में, उसके तो 1965 में, और जिसके बेस पे, जिसके आधार पे भाजपा ने अपनी दर्शन, अपना सिद्धांत, अपना दर्शन, अपनी विचारधारा को परिभाषित किया था, जिसपे एकात्म मानववाद की बात थी। तो उन्होंने एकात्म मानववाद को समझने की कोशिश की है, और फिर उसको, और जो उनके 4 भाषणों को देख के, और उसके बाद फिर ये समझा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शपथ लेनी पड़ती है कि वो उपाध्याय जी के जो स्थापना है उसको मानते हैं, और उसका पालन करेंगे अपने जीवन में। और तो उनका एक सवाल ये है कि कितने बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, कितने ऐसे लोग हैं जो लोग उसके बारे में जानते हैं, और उसके बारे में कुछ बात भी कर सकते हैं, और अपने व्यवहार में उसको दिखला सकते हैं। तो ये 3 सवाल के साथ में उन्होंने ये कॉलम लिखा है। इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है कि जिसमें वो उन्होंने जो बातें कही, उसमें भारत और पश्चिम को लेकर अंतर भी है। जो ये एक बुनियादी बात है कि हम पर पश्चिम की चीजें थोप दी गई, चाहे वो संसद है या संविधान है या शिक्षा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार एक तकलीफ, दुख रहा है। तो उसमें आखिरी में वो बताते हैं कि, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, भारत और पश्चिम के बीच अंतर यह था कि हम शरीर को केवल धर्म प्राप्त करने के लिए एक साधन मानते हैं। हमारे प्रयास धर्म, अर्थ, धन, काम या आनंद और मोक्ष मुक्ति के लिए थे। पश्चिम की गलती यह है कि उन्होंने चारों को अलग अलग माना। आप वोट का अधिकार पा सकते थे, लेकिन फिर आपको खाना नहीं मिलता था। अमेरिका के पास राजनीतिक स्वतंत्रता और धन दोनों थे, लेकिन आत्महत्या और मानसिक रोगियों की संख्या में भी वह शीर्ष पर था। यह हैरान करने वाली बात थी। रोटी और वोट का तो अधिकार था, लेकिन शांति या खुशी नहीं थी। अमेरिका में चैन की नींद दुर्लभ थी, क्योंकि उन्होंने एकीकृत मानव के बारे में नहीं सोचा था। अमेरिकी कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी व्यावसायिक नीति है, और यूरोपीय कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन भारतीय कहते हैं ईमानदारी कोई नीति नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। मेरे ख्याल से ये जो बुनियादी चीजें जो हैं, इनको लेकर हम आगे कोई बहस, क्योंकि जैसे ही हम किसी की बातों को एकदम ईश्वरीय मानने लगते हैं, या उसको एक बहस के ऊपर ले जाते हैं कि इस पे बात नहीं हो सकती, पर उस पे अगर जब हम सवाल करके देखते हैं कि अच्छा ये इसके मूल में है क्या, तो ये जिस तरह की बात है कि वो अपने आप में हमको बताता है कि इनकी सोच के मूल में क्या है, और वो हमें किस तरह के भारत की तरफ ले जाने वाला है। और वो भारत, पहले तो ये था कि उनके पास बहुत लंबे समय तक सत्ता नहीं थी, और अब 11 साल से सत्ता में हैं, अब अपने अपने मतलब पूरी तरह से। और उसमें हम देख सकते हैं वो किस तरह का जो भारत, उनके हिसाब से जो उनका जो परिकल्पना थी भारत की,
वो जो बना रहे हैं वो ये वाला भारत है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और उसके जो सिद्धांतों का जो अमल है वो इसका एक हम व्यवहारिक पक्ष भी देख सकते हैं। तो उसको लेकर ये है। और दूसरा उनका ऐसा कहना है जो उसमें जो इशारा है वो ये है कि दीनदयाल उपाध्याय ने जो कुछ कहा उसको कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता लेते हैं, ये इस भारत को देख के समझ में आता है। तो ये एक दिलचस्प बात थी। और फिर उसके बाद एक हमने वायर में एक लेख है जिसमें प्रोफेसर भंग मुखिया ने एक लिखा है कि आदिवासियों को, क्योंकि ये जब जनगणना की बात चल पड़ी है, उसमें उनका एक आरोप है कि जब भी उनसे पूछा गया कि वो क्या है, तो जैसे अगर आदिवासी लगा तो वो उनके आगे जो सरकारी कारिंदे आए थे तो उसके आगे हिंदू लिख देते हैं, जबकि ये उनके हिसाब से ये सच नहीं है। उनसे पूछा नहीं जाता कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के भीतर बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि हिंदुओं से खुद को बाहर रखते हैं। उनके तरीके, उनके पूजा पाठ, उनके देवी देवता, उनकी संस्कृति उससे अलग है। पर उसको ये जो एक तरह से उस पे ये मान लिया गया लगभग कि ये आदिवासी है तो वो हिंदू ही होगा, जिसको लेकर अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से सवाल उठे, खासतौर पर झारखंड में, जहां पर एक सरना समुदाय जो कि कह रहा है कि हमें आप हिंदू की तरह दर्ज मत करिए। नजरबंदी की एक डायरी है जो भीमा कोरेगांव मामले में जब गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया और उसके बारे में जब उनको जमानत मिली शर्तिया, तो उनसे कहा गया, वो दिल्ली में रहते हैं, पर उनसे कहा गया कि आप जो है आपको बंबई में इतने अंदर ही रहना पड़ेगा। तो वो एक लाइब्रेरी के ऊपर उन्होंने एक मकान लिया जिसमें वो और उनकी पार्टनर वो भी उनके साथ में रही। तो नजरबंदी में वो भी साहबा भी उनके साथ रहने पड़ी। और ये एक बहुत अच्छा लंबा पीस स्क्रोल में छपा है, मेखला सरन का, में उन्होंने एक लंबी बात की कि कैसे उनके दिन कैसे गुजरे इस बीच, जब वो उनके पार्टनर नजरबंद थे और वो उनके साथ रह रही थी। दोनों वृद्ध और बीमार रहने वाले लोग थे, उनका ख्याल रखना पड़ता था। और उसके बीच जो है वो बाकी जो एक सर्वेलेंस के नीचे रहना, साथ रहना, और वो कितना आसान, मुश्किल, मानवीय, अमानवीय था, इसके बारे में है, जो कि जस्ट एक पढ़ने लायक चीज है। और उसके बाद जो खबर है वो चीन की है कि जो उन्होंने यूरोपीय संघ से कहा है कि भाई हम तो रूस के साथ हैं और हम इस यूक्रेन के साथ नहीं दे सकते, एक तरह से मतलब ये है। तो ये इसलिए बहुत ही गंभीर और मानीखेज खबर है, क्योंकि रूस और चीन दोनों ही लगभग लोकतांत्रिक दुनिया के एक बरक्स खुद को खड़ा कर रहे हैं। उधर चीन ईरान के साथ भी है, रूस भी ईरान के साथ है, फिर जो है यूक्रेन के ऑलरेडी एक तरह से जंग छेड़ रखी है रूस ने। तो जो नए बहुत तेज समीकरण बदल रहे हैं, और उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग कुछ लिखने वाले हैं कि भाई ये ट्रम्प भी किस तरफ है। तो ये कहना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है चीन का, कि हम लोग रूस की तरफ हैं और हम चाहते हैं कि ये रूस जो है ये जंग हार ना जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोनों ही पूर्व में कम्युनिस्ट देश रहे हैं और उनके बीच में भी अलग अलग तरह के संघर्ष चलते रहे, लेकिन उनका रिश्ता भी मतलब काफी ऐतिहासिक है दोनों देशों का। एक दूसरे के बचाव में पहले भी आए हैं बहुत। एक किताब ही है ना, द ग्रेट डिबेट, जिसमें माओ से तुंग आके स्टालिन का बचाव कर रहे हैं। तो इनके रिश्ते काफी पुराने भी हैं दोनों देशों के। चीन की जो हालत रही है लंबे समय से, वो एक अलग थी जब वो बाइपोलर वर्ल्ड था। अभी एक जो उसको बोलते हैं ना कि जो उसको अपर हैंड जो है वो चीन का होता चला जा रहा है। मतलब अगर आप दुनिया में देखो तो रूस के पास तेल बेचने को है और हथियार बेचने को है, उसके अलावा उनके पास अब दुनिया में कोई बहुत अधिक उनका इन्फ्लुएंस उस तरह से पहले जैसा नहीं रहा है। पूरा यूरोप उसके खिलाफ लामबंद है, वो चाहता है कि हालांकि तो अभी सिर्फ
पुतिन के साथ सिर्फ ट्रम्प दिखलाई पड़ते हैं, यूरोप में कोई उनकी लेकर कोई सिंपैथी उस तरह से नहीं दिखलाई पड़ती छोटे मोटे देशों की। पर चीन ने इस बीच पूरी तरह से खुद को गढ़ा है अलग तरह से, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे वो हथियारों के तौर पे, चाहे वो अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से देखेंगे तो वो उसका प्रभुत्व तो बढ़ रहा है। और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत चीन है, जिससे वो परेशान भी है और उसको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको किस तरह से इससे कैसे निपटेंगे। टेक्सास में बाढ़ है, पर साथ में कुल्लू और मनाली की तरफ भी खासी क्लाउड बस्ट वहां भी हुआ है, और वो भी एक खबर इसको लेकर देखना चाहिए। पुतिन के सबसे प्यारे, सबसे नजदीकी दोस्त इलॉन मस्क अब जो है अलग पार्टी बनाएंगे, जो कि अभी तक हाल तक उनका भारी, इसको अंग्रेजी में नया शब्द आया, ब्रोमांस चल रहा था, और उनको क्या फर्स्ट फ्रेंड ऐसा कुछ, जैसे फर्स्ट लेडी होता है वैसा कुछ एक अनऑफिशियल सा पद मिला हुआ था व्हाइट हाउस में, और अब जब उनको बाहर कर दिया गया तो अब वो उनके खिलाफ ही एक पार्टी बनाएंगे। और ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इलॉन मस्क की ट्विटर काफी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है ट्रम्प को जिताने में, चंदा देने के अलावा। चंदा भी उन्होंने खासा दिया, और उसके बाद इतना ट्विटर का भी पूरा इसको बोलते हैं समर्थन ट्रम्प के लिए दिया, और उसके बाद ट्रम्प और वो बाहर भी हो गए उस पूरे निजाम से, जब वो निजाम बन गया। तो ये एक दिलचस्प परिवर्तन हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इलॉन मस्क अगर सिर्फ एक टेक कंपनी के बूते या सोशल मीडिया कंपनी के जरिए जो है वो राजनीति कितनी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या होगा, क्योंकि वो कितना निष्पक्ष और कितना लोकतांत्रिक रह पाएगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। उद्देश्य भी बड़ा दिलचस्प है पार्टी का। एलन मस्क की जो पार्टी है, अमेरिका पार्टी, उन्होंने उसका उद्देश्य जो बताया वो बहुत दिलचस्प है, आपकी आजादी आपको वापस देना, ये उनका उद्देश्य है पार्टी का। ये सारा जो दक्षिण पंथ का जो पूरा नैरेटिव होता है कि वो जो खो गया था, वो जो महान था, वो जो पहले था बहुत बड़ा, और वो अब वापस आपको स्वर्णिम युग में लौटाने की जो बात होती है, वो हमेशा अतीत को लेकर एक अजीब सा ऑब्सेशन रखते हैं। वो ये नहीं बात करते कि भविष्य का जो आने वाला भविष्य है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, कैसे लोग बेहतर रह सकें, कैसे उनको नौजवानों को रोजगार मिल सके, कैसे हम पढ़ाई कर सके, कैसे हम दुनिया में आराम से रह सकें बिना झगड़ा फसाद किए हुए, ये सब कुछ नहीं बताता। वो सब कहते हैं कि नहीं, पुरानी जो बात थी उसको वापस हमको लाना है, उस पुराने फरसे को, तलवार को, तोप को उठाना है, और फिर से उनको जो है दुनिया को ठीक करना है उस हिसाब से जो कि पहले था। पर वो पहले अगर ठीक था तो फिर वो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये भी एक सवाल है जिसको लेकर कोई सोचता नहीं। आज इसलिए भी एक महत्वपूर्ण हमने, हो सकता है संभव, मैं एक बात जोड़ रहा हूँ इसमें, दक्षिण पंथियों को आपने कहा कि वो भविष्य की ओर नहीं देखते, हो सकता है वो मतलब भविष्य से उनको तोप से गोले आते हुए दिखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार उधर से तो गोले आ रहे हैं, वहां कहाँ समस्या सॉल्व करे, पीछे ही चलते हैं वापिस, यहाँ पीछे कुछ मिल जाए। तो एक वो प्रवृत्ति आपने ठीक कहा कि वो प्रवृत्ति है कि भविष्य की ओर देखना ही नहीं है। हाँ, मतलब वो एक काल्पनिक स्मृतियां गढ़ते हैं, और उसके आधार पे ऐसा कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ कर लेंगे। तो ऐसे लोग जैसे हमारे देश में हैं जो कह रहे हैं कि संविधान को हटा के मनुस्मृति आनी चाहिए, और उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक स्वर्णिम युग रहा होगा जब मनुस्मृति जो है इस देश में रहेगी। संविधान तो पश्चिम से आया हुआ है, ये जो हमारी बहुत गहरी तकलीफ है बहुत सारे लोगों को हमारे बीच में। अब आगे चलते हैं। आज कल जो है जो आखिरी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट थे किशन खन्ना, वो 100 साल के हो गए और वो अभी हैं, और उनको लेकर खासा जो है कला की जगत में खासी बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जो नई आधुनिक भारतीय जो आर्ट या कला है उसको परिभाषित करने वालों में ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान है। और वो सब लोग अपने आप में, हर कोई अपने आप में अनूठा कलाकार था, चाहे वो एम एफ हुसैन थे या रजा थे, तैयब मेहता थे और सूजा थे। तो इन लोगों ने बहुत रेडिकली अपने आप को एक तरह से रिडिफाइन किया और दुनिया में एक पहचान नई तरह की खड़ी की, और साथ ही एक कला का बहुत बड़ा बाजार खड़ा किया, जिसके कारण कलाकारों को थोड़ी सी बेहतर कीमतें मिलनी शुरू हुई।
भारत का जो पूरा इकोसिस्टम जो खड़ा हुआ है कला का, वो इन लोगों के कारण है। और किशन खन्ना जो है वो एक इन सब में एक अलग किस्म के वो रहे, आर्टिस्ट रहे, जिनका जिन्होंने मैं अशोक वाजपेयी से बात कर रहा था, तो वो उसका इंटरव्यू का लिंक भी इसमें है। तो कह रहे थे कि वो ऐसे व्यक्ति जो कि महान और बड़े जो हीरोज को वो मनुष्य बनाते थे और मनुष्य को हीरो की तरह बनाते थे। ये जो फोटो लगा रखा है देखिए, ये बैंड वालों का है, तो उनका एक पूरा सीरीज है जो कि बैंड वालों के बारे में, जो कि बाकी लोगों के त्योहारों, शादियों, जलसों में शामिल होते हैं, पर वो खुद एक दूसरी तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उस पृष्ठभूमि का भी उसमें उपस्थिति है, और उसमें दूसरों के जलसों को मुमकिन करने की जो उनकी भूमिका है वो भी उसको लेकर भी। ऐसे ही उनका ट्रक वालों पर उनका एक सीरीज है, उनकी डब्बे वालों पे सीरीज है, अखबार जो सड़क पे बैठ के अखबार पढ़ रहे होते हैं या चाय के उस पे खोखे पे, या उन पर उनका एक बड़ा काम है। साथ ही उनका महाभारत पे बहुत बड़ा काम है, जिसमें वो बार बार भीष्म, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर उनका एक लंबी सीरीज है, जिसमें जो द ब्लाइंड फोल्डेड क्वीन नाम से, और जो लास्ट सपर है उस पे उनका काफी काम है, उनका गांधी और पार्टीशन पे काफी सारा काम है। तो वो आदमी 80 साल से, पिछले 80 सालों से लगातार अभी भी वो पेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जिसके बारे में हम पूरी जो न्यूज की, जो समाचारों की जो नॉइज होती है उसके बीच में हम ये चीजों को भूल जाते हैं। साथ ही दूसरी खबर, एक और जो आखिरी खबर थी, वो गुरुदत्त के 100 साल होने की, जो कि इस साल 100 साल के हो जाएंगे, और जो कि बहुत कम जिए पर उन्होंने इतनी गजब की फिल्में बनाई, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम, और कागज के फूल, जिसको लेकर खासी चर्चाएं हुई, और कुछ की सफलता, कुछ की असफलता को लेकर, कुछ की सार्थकता को लेकर भी, कि वो बहुत सारे फिल्म स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। अब जो है वो इस 9 जुलाई को उनकी वो 100 साल के हो जाते हैं, जिनको लेकर एक खासा एक कल्ट की तरह जिस पर हिंदी सिनेमा थोड़ा सा गर्व कर सकता है, उसके टेक्निक को लेकर, उनके स्क्रिप्ट को लेकर, उनके म्यूजिक को लेकर, उनके जिस तरह से जॉनी वॉकर से उन्होंने काम करवाया वैसा किसी ने नहीं करवाया, और फिर बाकी कलाकारों को लेकर भी, जो वहीदा रहमान थी या माला सिन्हा, खुद गुरुदत्त, और देवानंद को डायरेक्ट किया उन्होंने कई फिल्मों में। तो वो एक इसलिए, और उनके गाने तो आप शायद सभी लोग सुनते हो, उस पर भी हम आगे कुछ करेंगे। इसके अलावा आज कुछ और है एजेंडे पर हमारे? दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे बहुत सारे, मतलब कई मुल्कों ने उनको शुभकामनाएं भेजी हैं। चीन की तरफ से भी लगातार इस पर कुछ कुछ बातचीत आती रही। एक यही मामला मैंने बहुत सुंदर वहाँ के चित्र हैं जो उसको लेकर, वहाँ पे काफी बड़ा उत्सव मनाया गया, 90 साल का होना भी। तो दरअसल आज का जो हमारा हरकारा है, वो इन सारे अलग अलग उम्र दराज लोगों की खुशियों में या उन्हें याद करने का दिन भी है। दलाई लामा का जो, उसमें चीन के साथ भारत के संबंध जो एक तरफ से हम, तो वो भी एक आगे एक तरह का पेंच होने वाला है, क्योंकि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त करने के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें चीन का ये कहना है कि वो उनके इसके लिए उनसे भी उनको बात करनी पड़ेगी, और अधिकार उनके पास होगा। चीन कह रहा है कि दलाई लामा को मान्यता देने का अधिकार उनके पास रहेगा, जबकि दलाई लामा कह चुके हैं कि उनके भारत अधिकृत जो उनका कार्यालय है वो ही बता सकता है कि भाई ठीक है, पुनर्जन्म हो चुका है दलाई लामा का। तो ये गुत्थी अभी सुलझेगी नहीं। ये, हाँ, तो ये एक दिलचस्प है जिसपे भी हम लोगों ने कहा आगे भी बनी रहेगी कि इसको आगे कैसे ये पैन आउट करता है। और भारत और दुनिया के वो सारे लोग जो लोग इसमें चीन के साथ संबंधों के को रीसेट करने में लगे, उसमें तिब्बती और दलाई लामा के जो हित हैं, या उनके जो तिब्बती समुदाय के जो वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनको कैसे हम सेफ गार्ड करने की
सोचते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो एक तिब्बतियों को भारत में शरण देना एक नेहरू का मास्टर स्ट्रोक था, इसके बारे में हम ज्यादा लोग बात नहीं करते अब। तो आज का हम जो है ये न्यूज़रूम की जो भाई चर्चा है इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। हम मिलते रहेंगे आपके साथ लगातार इस हफ्ते, और हमारा न्यूज़लेटर पढ़िए और लोगों को पढ़वाइए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।